कांग्रेस के बड़े लीडर खुद बोल रहे थे कि बीजेपी हिसार से 50 से 60 हज़ार की लीड लेके जा रही है और इनको जो बीजेपी वालों को इनको उम्मीद थी कि 60 प्लस तो हम हिसार से निकाल देंगे। यहाँ से उनको मिले सिर्फ 37 हज़ार की लीड, जो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगा रही है बड़ा सा कि कहीं ना कहीं तो घपला तो हुआ है। सबका एक ही कहना था कि ये चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है ही नहीं या एनडीए वर्सेस इंडिया नहीं है, ये चुनाव बीजेपी वर्सेस जनता है। जनता जो चुनाव है ना, वो किसी को जिताने के लिए कभी नहीं लड़ती, जनता चुनाव हराने के लिए लड़ती है। ये बात आखिर क्यों बोलते हो? जनता हराने के लिए घर से बाहर निकलती है। यही तो कारण रहा कि इस बार वोट परसेंटेज काफी डाउन रहे। क्यों रहे? जो मेरा मानना ये है कि जो ये बोल रहे थे ना कि आएगा तो मोदी ही, वो लोग घर से बाहर ही नहीं निकले क्योंकि उनको जिताना था। बीजेपी के लिए अब संभलने की चीजें हैं, कुछ जो गलतियां हुई उनको स्वीकार करने की जरूरत है, वरना रिजल्ट इससे भी खराब होंगे विधानसभा चुनाव। क्या रणजीत चौटाला ने कुलदीप बिश्नोई को या कैप्टन अभिमन्यु को या कमल गुप्ता को या रणबीर गंगवा को कितनी तवज्जो दी है? ये चुनाव जो जीता है ये जेपी जीता है, कांग्रेस जीती है, बीजेपी हारी है। बस इतना ही समझ लो कि इसमें बीजेपी आ रही है, रणजीत नहीं आ रहा है। सरकार के सीनियर लीडर ना बीजेपी के, वो आज भी नहीं मानते। वो तो ये बोलते हैं कि अग्निवीर भी हमारी बिल्कुल ओके है, जो किसान आंदोलन हम लेकर आए थे वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। एंटी इनकमेंसी उनकी नीतियों से ही आता है। उनकी नीतियां अगर जनता को पसंद नहीं आई तभी तो एंटी इनकमेंसी होगी ना, या उनका व्यवहार पसंद नहीं आया। फिर एक चीज बार बार घूम कर आ रही है कि जो बोलते हैं ना भीतरघात, अंदर से, मतलब भाई अभी कुछ लोगों के फोन भी आ गए, बोला जी रणजीत तो बड़ा शरीफ इंसान था, गौ हत्या कर दी। देखो, अगर हम सिर्फ एक आदमपुर की बात करें या एक नारनौंद की बात करें तब तो आपकी बात को माना जा सकता है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पे बात करें तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ भीतरघात हुई है। रणजीत चौटाला का इतना ज्यादा नाम नहीं था कि अभिमन्यु और कुलदीप के बराबर रेस में हो। अचानक रणजीत चौटाला को टिकट दे दी गई। जेपी और रणजीत की बात करें तो दोनों का जो एक इमेज है बहुत अलग है। बिल्कुल। अगर रणजीत आज कांग्रेस से होता और जेपी बीजेपी से होता तो जेपी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाता। आदमपुर का कारण था कि यहाँ से जो लीड मिलनी थी वो लीड नहीं मिली, क्योंकि वो भी है ना, मेरे को नहीं लगता, अजीब सा लगा कि कुलदीप बोल रहा है कि मेरा नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा लग रहा है जैसे ना कोई ब्लैकमेलिंग हो रही हो। तो जनता क्या समझती नहीं क्या? यहाँ के लोग भजनलाल के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते जी। आप एक तो कुलदीप को नाराज कर रहे हो, उसकी टिकट काट रहे हो। भव्य जो एक हल्का है जहां हमेशा सीएम के लिए वोट दिया जाता है, एमएलए के लिए वोट नहीं दिया जाता, वहां के आप विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर रहे हो। बिल्कुल सही बात। तो वो वहां की जनता क्यों साथ होगी आपके? रणजीत चौटाला कैप्टन अभिमन्यु के बूथ से भी चुनाव हार गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या उनका वहां पर कुछ दबाव बचा है या प्रभाव खत्म हो चुका है? नारनौंद से कैप्टन साहब के बूथ से भी बीजेपी कैंडिडेट आ रहा है। बिल्कुल। और रामकुमार गौतम के बूथ से भी। तो रामकुमार गौतम वहाँ पे प्रेजेंट विधायक हैं, उससे पहले कैप्टन साहब रह चुके हैं, तो क्या उन दोनों का मिलने के बाद में भी लीड नहीं तोड़ पाए वो? रामकुमार गौतम अपने लिए वोट मांग सकता है, कैप्टन अभिमन्यु अपने लिए वोट मांग सकते हैं, वो किसी और के लिए वोट मांगे। जनता बोले जब आपको वोट मांगना हो तब बोलना ना। चलो अब बात करते हैं रणजीत चौटाला की और कॉन्फ्रेंस की। और कॉन्फिडेंस कहीं ले तो नहीं डूबा उनको? मेरे को जो लग रहा था ना, रणजीत चौटाला जी 2024 के चुनाव को भी 2019 का चुनाव मानकर चलो कि वो 2019 का चुनाव था बीजेपी को जिताने का चुनाव जी, और ये था टक्कर का, हराने का चुनाव। छवि में रणजीत चौटाला के सामने जयप्रकाश कहीं नहीं है, क्योंकि उनका व्यवहार अलग है, उनका बोलचाल का ढंग अलग है, और उनकी इमेज वैसे भी अलग है, काम करने का ढंग अलग है। जेपी का काम करने का ढंग अलग है। अभय चौटाला जी ने इस्तीफा भी दिया था, हाँ, और उसके बावजूद भी ना जनता उनको स्वीकार नहीं कर पा रही है। सिर्फ 70,000 वोट मिले उनको कुरुक्षेत्र में, हालांकि उन्होंने दिन रात मेहनत की। उसकी क्या वजह मानते हैं? नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। रिजल्ट आ गया है लोकसभा चुनाव का और नतीजे आपके सामने हैं। हरियाणा में सिचुएशन रही 50-50 की। 5 सीटें गई कांग्रेस के पाले में और 5 गई बीजेपी के पाले में। कांग्रेस ने पूरे इंडिया के अंदर ही अलायंस के अंदर कमाल कर दिया, बीजेपी वालों ने भी कमाल कर दिया, बट बीजेपी वाले अभी भी कन्फ्यूजन में है कि क्या करें और क्या ना करें। सेम कन्फ्यूजन कांग्रेस की है। पर आज हम बात करेंगे हिसार लोकसभा क्षेत्र की। आखिर रणजीत चौटाला चुनाव क्यों हार गए और जेपी में आखिर ऐसा क्या था कि जेपी चुनाव जीत गए? और इस विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुमार मुकेश जी,
जो टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक ट्रिब्यून के लिए लिखते हैं, साथ में एडवोकेट हैं, काफ़ी अच्छी खासी इनको नॉलेज है और काफ़ी सुलझे हुए पत्रकार हैं। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल सही। क्या रहा ये, मतलब एक मैं खास बात और बताना चाहूँगा इनके बारे में। जब भी मैं इनसे मिलता हूँ ना, तभी एक बड़ी बात बोलते हैं कि जो जनता जो चुनाव है ना, वो किसी को जिताने के लिए कभी नहीं लड़ती, जनता चुनाव हराने के लिए लड़ती है। ये बात आखिर क्यों बोलते हो आप? नहीं, ऐसा नहीं है। एक चुनाव मैंने देखा, पिछला 2019 का चुनाव, वो जनता ने जिताने के लिए लड़ा था। वो मतलब उससे पहले मैंने कभी चुनाव नहीं देखा कि जनता जिताने के लिए लड़ रही हो चुनाव। जनता हराने के लिए घर से बाहर निकलती है। यही तो कारण रहा कि इस बार वोट परसेंटेज काफ़ी डाउन रहे। क्यों रहे? जो मेरा मानना ये है कि जो ये बोल रहे थे ना कि आएगा तो मोदी ही, वो लोग घर से बाहर ही नहीं निकले क्योंकि उनको जिताना था। वो समझ रहे थे कि मोदी जीत ही रहा है। उनको और कॉन्फिडेंस था कि जीत तो रहा है, मोदी क्या जरूरत है। तो जिताने के लिए कभी बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि जनता बाहर निकलती है। लेकिन 2019 का चुनाव एक देशभक्ति का चुनाव बन गया था, बना दिया गया था। बिल्कुल। तो वो चुनाव अलग था। उसके अलावा मैंने आज तक मैंने अपने 20-25 साल के करियर में कभी चुनाव नहीं देखा कि किसी को जिताने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा हूँ। और ये चुनाव तो प्योरली हराने वाला चुनाव था। हालांकि जयप्रकाश जेपी ने वन मैन आर्मी की तरह चुनाव लड़ा, काफ़ी स्ट्रगल की। हालांकि उनके पास सिर्फ 20 से 25 दिन थे 550 गांव कवर करने के लिए। उन्होंने गांव भी कवर किए और एक अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव भी जीत गए। ये चुनाव जो जीता है, ये जेपी जीता है, कांग्रेस जीती है, बीजेपी हारी है? ये बीजेपी हारी है। मतलब ना जेपी जीता ना कांग्रेस जीती है, बीजेपी हार गई है। और इतने में इस चुनाव को समझने की रणजीत जी क्यों आ रहे, बस इतना ही समझ लो कि इसमें बीजेपी आ रही है, रणजीत नहीं आ रहा है। तो आपके हिसाब से क्या क्या फैक्टर काम किए इसको हराने के लिए? देखो, सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि रणजीत जी की टिकट सबसे पहले अनाउंस हो चुकी थी और लोग यहाँ खासकर ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी इनके कामों का विरोध हुआ। जैसे 3 कृषि कानून हैं, अग्निवीर योजनाएं हैं और उसके अलावा भी कई चीज़ें थी जिनका विरोध हुआ, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जैसे किसानों का आंदोलन था, 1.25 साल तक बैठे रहे। उन्होंने सर्दी भी देखी, गर्मी भी देखी, बारिश भी देखी, मानसून सब कुछ देखा उन्होंने, लू भी देखी, लेकिन उनकी से बात नहीं हुई कोई। तो एक अंदर कशिश रहती है। वो अगर मेरा बाप वहाँ बैठा है, नहीं बैठा है, चलो मान लो कभी तो मैं खेती से जुड़ा था, बिल्कुल, तो मेरे को भी लगा यार मेरा बाप भी बैठा, मेरी माँ भी बैठी है वहाँ, मेरा भाई भी बैठा है। एक दर्द था अंदर। हाँ, दर्द लोगों के, जो वहाँ गया भी नहीं ना, उसके भी दर्द था वो कि ठीक है आप जो कर रहे हो बढ़िया है, लेकिन सरकार का मतलब, लोकतंत्र का मतलब क्या है कि लोगों द्वारा चुनी गई लोगों के लिए सरकार। तो लोगों ने चुन ली तो आप लोगों के लिए करो ना, तो लोगों की बात तो सुनिए। उनका सिर्फ यही कहना था ना कि किसने डिमांड की थी इन 3 कानूनों की, हम कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, आप लोग बात ही नहीं कर रहे हो। तो वो दर्द था, क्योंकि आप लगातार जब कम्युनिकेशन नहीं रखते, मान लो मैं आपसे किसी बात के लिए नाराज हो जाऊं, ठीक है, आपको पता लग गया मुकेश नाराज है, 2 दिन बाद में, 5 दिन बाद में आप मेरे से बात करोगे, गिले शिकवे दूर होंगे। बिल्कुल। आपको पता भी लग रहा है और मैं बता भी रहा हूँ, मैसेज भी दे रहा हूँ जी मैं नाराज हूँ, उन्होंने गलत किया जी, मैं नाराज हूँ उनसे, आप मेरे से बात ही नहीं कर रहे हो, तो फिर तो दुश्मनी बन जाती है ना। जो आप जो चीजें गिना रहे हो ना, वो सरकार के सीनियर लीडर ना बीजेपी के, वो आज भी नहीं मानते। वो तो ये बोलते हैं कि अग्निवीर भी हमारी बिल्कुल ओके है, जो किसान आंदोलन हम लेकर आए थे वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये तो कोई और ही रीजन, मतलब मेरे हिसाब से या फिर उनके हिसाब से तो कुछ और फैक्टर यहाँ पे काम कर गया। देखो, एंटी इनकम्बेंसी ही फैक्टर होता है। किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर इलेक्शन जाता है तो एंटी इनकम्बेंसी उनकी नीतियों से ही आता है। उनकी नीतियां अगर जनता को पसंद नहीं आई तभी तो एंटी इनकम्बेंसी होगी ना, या उनका व्यवहार पसंद नहीं आया तो वो अभी ये सर्वे मान लो इसको, लोकसभा अगर स्टेट के लिए आप जानना चाहते हो कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं माननी इन चीज़ों को, तो इस लोकसभा चुनाव को सर्वे मान लो, फिर ले लेना। 46 हल्कों में तो जीती है कांग्रेस। चलो आपके फैक्टर मान लेते हैं कि अग्निवीर ने भी काम कर दिया, कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो भी काम कर गई, किसान आंदोलन भी काम कर गया। फिर एक चीज़ बार बार घूम कर आ रही है कि जो बोलते हैं ना भीतरघात, अंदर से, मतलब भाई अभी कुछ लोगों के फ़ोन भी आ गए, बोला जी रणजीत तो बड़ा शरीफ इंसान था, गौ हत्या कर दी, मार दिया, किसने मार दिया, बोला जी इनके लोगों ने मार दिया। मैं इनके किन के लोगों ने मार दिया? फिर वो घुमा फिरा के बात आने लगी, बोला जी आदमपुर से तो कुलदीप बिश्नोई ने मार दिया, नानौन से कैप्टन ने मार दिया, इधर से जो हिसार में भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनकी जिंदल फैमिली की और कांग्रेस की सेटिंग हो गई हो, तो वहाँ पे कुरुक्षेत्र में भी कुछ अदला बदली इन्होंने कर दी हो। तो ये रीज़न भी कहीं ना कहीं सामने आया कि 15,000 वोटों से भव्य बिश्नोई जीते थे
अब 9800 10,000 वोटों से वहां पर जो 6,500 वोटों से है, मेरे ख्याल से 9800 वोटों से जो है बीजेपी वहां से हार गई है। तो ये रीजन कहीं ना कहीं आपको लगता है कुछ ऐसा हुआ? देखो, अगर हम सिर्फ एक आदमपुर की बात करें या एक नारनौंद की बात करें तब तो आपकी बात को माना जा सकता है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पे बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ भीतरघात हुई है। क्योंकि जैसे अगर भीतरघात होगी, एक तो बीजेपी जैसी अनुशासन वाली पार्टी, वहाँ भीतरघात के लिए कोई सोच ही नहीं सकता। जैसे आदमपुर की एक 2-3 हलकों की ब्रीफ में बात करते हैं। आदमपुर हलके से कुलदीप बिश्नोई परिवार ने हमेशा चुनाव लड़ा है और इन्होंने भी भव्य बिश्नोई को टिकट दिया। बिल्कुल। उसके अलावा भी भजनलाल परिवार लोकसभा चुनाव में कभी बाहर नहीं रहा, जैसे बंसीलाल परिवार भी नहीं रहा। बिल्कुल। तो देवीलाल परिवार के 4 थे, हालांकि जनता ने उन्हें बाहर कर दिया। बिल्कुल। दो परिवारों को किसने बाहर किया? पार्टियों ने किया ना। किया। उनको कांग्रेस ने बाहर कर दिया, इन्होंने बीजेपी ने बाहर कर दिया। बिल्कुल। तो ये लोग जुड़े हुए किससे? परिवार से जुड़े हुए है अपनी पॉलिटिक्स ऐसी है कि करे क्या। बिल्कुल। और कुलदीप बिश्नोई जब बीजेपी में आया, उसके बाद में राजस्थान का सह प्रभारी बनाया गया। बिल्कुल बनाया गया था। वहाँ उन्होंने मेहनत भी करी, उनके बेल्ट में जीते भी बीजेपी से। बिल्कुल। कैसे भी हो, उनकी मेहनत रही हो या लहर थी, जो भी हो, लेकिन है रिजल्ट तो है। उसके बाद में अपने दोनों बेटों की शादी के बहाने पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों का यहाँ खाना किया आदमपुर में। बिल्कुल। तो एक तरह से वो लोकसभा चुनाव की तैयारियां थी और लोगों को भी पता एक बहाना होता है साथ में, वो तो चलो तैयारियां। अभी आज तक उन्होंने लोकसभा क्षेत्र का खाना नहीं किया। बिल्कुल सही। कोई ओकेजन खूब आते रहते हैं। तो उनको बिल्कुल कंफर्म था कि उनको यहाँ से टिकट मिलेगी। तो यहाँ से कैप्टन अभिमन्यु भी थे लीड में। रणजीत चौटाला का इतना ज्यादा नाम नहीं था कि अभिमन्यु और कुलदीप के बराबर रेस में हो। अचानक रणजीत चौटाला को टिकट दे दी गई, अभिमन्यु को उधर प्रभारी बना दिया गया ईस्ट में, और कुलदीप बिश्नोई को सेटबैक लगा और वो जाके दिल्ली बैठ गए जी। और मैंने पहले ऐसा लीडर देखा है बीजेपी के अंदर जो ओपनली नाराज हो रहा है। बिल्कुल। यहाँ तो नाराज भी नहीं होता, नाराज होने के लिए जगह ही नहीं है। हाँ, जगह ही नहीं है ना। उसके बाद में मनाया भी गया और वो आए भी, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरी लाज रख लेना, भव्य से ज्यादा वोट दे देना। इससे फालतू क्या बोलेगा वो? तो लेकिन अब दूसरी बातें करता हूँ मैं। अब बात आ जाती है हिसार की। जी। हिसार में सावित्री जिंदल बीजेपी के साथ, जो पिछली बार सर एक मिनट रोकना चाहूंगा मैं। अभी कांग्रेस के बड़े लीडर खुद बोल रहे थे कि बीजेपी हिसार से 50 से 60 हजार की लीड लेके जा रही है, और इनको जो बीजेपी वालों को इनको उम्मीद थी कि 60+ तो हम हिसार से निकाल देंगे। यहाँ से उनको मिले सिर्फ 37,000 की लीड, जो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगा रही है बड़ा सा कि कहीं ना कहीं तो घपला तो हुआ है। घपला नहीं हुआ है, वही तो मैं शुरू में जो बात हुई ना, लोग चुनाव है ना हराने के लिए होता है, वो समझ में नहीं आया इनको। क्योंकि यहाँ से 50-60 हजार की लीड मान के चल रहे थे, जब हिसार से 50 हजार की लीड मिल जाती है, और मिलनी भी थी। अगर हम टेबल पे बैठ के आकलन करें ना, सावित्री जिंदल यहाँ है, बिल्कुल, कमल गुप्ता यहाँ है, गौतम सरदाना यहाँ है, गौतम सरदाना यहाँ है। बिल्कुल। यहीं से 60 हजार की लीड नहीं मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी? सही बात है। टेबल पे बैठ के बात करनी। लेकिन जमीनी स्तर पे जो नाराजगी थी लोगों की, जो बोलो कि ये जितने लोग मेरे साथी, कोई दिल्ली से कवर करने के लिए आया, कोई चंडीगढ़ से कवर करने के लिए आया, सबका एक ही कहना था कि ये चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है ही नहीं, या एनडीए वर्सेस इंडिया नहीं है, ये चुनाव बीजेपी वर्सेस जनता है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने इतनी सीटें जीत के, इंडिया ने इतनी सीटें जीत के कोई गढ़ जीत लिया हो। उन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा। जनता दुखी थी, जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए जेपी जीता है। अगर कहीं चर्चा हो रही थी जेपी और रणजीत की बात करें, तो दोनों का जो एक इमेज है बहुत अलग है। बिल्कुल। अगर रणजीत आज कांग्रेस से होता और जेपी बीजेपी से होता, तो जेपी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाता। मतलब जेपी के नाम के वोट नहीं मिले, ना कांग्रेस के नाम के वोट मिले, ये सिर्फ बीजेपी को हराने के वोट मिले। जी, आगे कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, बात हो रही थी हिसार हल्के की कि यहाँ सब कुछ था, 50 हजार की लीड की बात कर रहे थे, लेकिन लीड क्या मिली? 37,000। तो वो जमीनी हकीकत समझ में नहीं है। नहीं, देखो, सावित्री जिंदल और कमल गुप्ता और गौतम सरदाना और जो बीजेपी के नेता हैं, इनके हर बूथ से बीजेपी का प्रत्याशी जीता है।
लेकिन वो पूरे क्षेत्र में प्रभाव नहीं बना पाए, क्योंकि आप जहाँ मोहल्ले में रहते हैं ना, वहाँ आप हाथ जोड़ लेते हो, आपकी शर्म भी होती है, सब कुछ होता है, इतना तो चल जाता है। लेकिन लोगों में जो आक्रोश था ना, वो ओवरऑल आप उन पर प्रभाव नहीं डाल सकते जी। तो इसलिए हिसार से लीड गई। यही आदमपुर का कारण था कि यहाँ से जो लीड मिलनी थी वो लीड नहीं मिली, क्योंकि वो भी है ना, मेरे को नहीं लगता, अजीब सा लगा कि कुलदीप बोल रहा है कि मेरा नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा लग रहा है जैसे ना कोई ब्लैकमेलिंग हो रही हो। तो जनता क्या समझती नहीं क्या, उनको क्यों बोला गया, कैसे बोला गया, वो तो कुलदीप जी जाने या बीजेपी वाले जाने कि ऐसे बुलाया गया था, क्या था। तो वो भी लोगों में इमेज तो जाएगी कि हमारे बच्चे को तंग किया जा रहा है यार। एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है। हाँ। एक नलवा हल्के के कैमरे गांव में एक बड़ी रैली हुई थी, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब वहां पर आए थे, तो भजनलाल जी के बारे में बड़ी एक बात बोल गए थे वहां से, तो वो कितना मैटर करता है? वो तो क्योंकि नलवा, आदमपुर और हांसी, यहाँ सबसे ज्यादा प्रभाव रहा भजनलाल जी जी बिल्कुल। क्योंकि आप देखो, हांसी से रेणुका बिश्नोई विधायक बन चुकी है, नलवा से जसमा देवी विधायक बन चुकी है, आदमपुर तो इनका गढ़ी रहा है। तो यहाँ तो और भी है प्रभाव, तो पूरे हरियाणा में ही है। देखो कितने साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम ज्यादा प्रभाव मानूंगा जी। यहाँ पर ये बोलना, मतलब ऐप उनका नाम लिए बिना उनको भ्रष्ट बोल देना, और उसके बाद में सफाई देना कि मैं भजनलाल जी का नहीं बोला, आपने बता दिया कि तो क्लियर है वो, तो देखो आदमी इंसान को भी तो अनाज ही खाता है। अब पता क्या है कि हर आदमी, यहाँ के लोग भजनलाल के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते जी। आप एक तो कुलदीप को नाराज कर रहे हो, उसकी टिकट काट रहे हो जी। भव्य जो एक हल्का है जहाँ हमेशा सीएम के लिए वोट दिया जाता है, एमएलए के लिए वोट नहीं दिया जाता, वहाँ के आप विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर रहे हो। बिल्कुल सही बात। तो वो वहाँ की जनता क्यों साथ होगी आपके? चलो अब हमने इस आर की डिस्कस कर ली। हाँ। इसकी अपना हांसी में भी बड़ा कम मार्जिन रहा, मतलब मेरे ख्याल से 10,000 की लीड वहां से मिली है हांसी से। हाँ। ये उम्मीद कर रहे थे कि हम हांसी से 15 से 20,000 की लीड लेकर एक्चुअली में हांसी शहर और ग्रामीण दोनों मिला जुला हल्का है। गाँव में तो आपको पता ही है बीजेपी के खिलाफ जो आक्रोश था, गाँव में तो एक तरफा अगेंस्ट में ही रहा है वोटिंग। शहर के अंदर हिसार भी शहर है, हांसी भी शहर है, और बरवाला में भी शहर है, तो वहाँ से भी उनको फायदा हुआ है थोड़ा सा। तो शहर के अंदर ये प्रभाव है अभी भी भाजपा का, इसको मतलब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो हांसी इसलिए थोड़ी लीड मिली है वहाँ से। चलो अब ना सबसे बड़ा सवाल एक आ रहा है कि मतलब एक बड़े कैडर के नेता हैं अपने कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से, जहाँ से जेपी बहुत बड़ी लीड लेकर निकला। आजकल चर्चे तो आ रहे हैं कि उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इतने उनके बूथ से भी हार गए। रणजीत चौटाला कैप्टन अभिमन्यु के बूथ से भी चुनाव हार गए। बिल्कुल। तो क्या उनका वहाँ पर कुछ दबाव बचा है या प्रभाव खत्म हो चुका है? दोनों चीज़ आप कुलदीप बिश्नोई और अभिमन्यु दोनों को बराबर समझ लीजिए। कुलदीप बिश्नोई कह रहा था कि मेरा नुकसान हो जाएगा, आप भव्य से ज़्यादा वोट देना जी। यहाँ पर अभिमन्यु भी कह रहा होगा, या कहाँ ऐसे बयान नहीं आए, लेकिन साथ में घुमा है, प्रचार किया है। तो यहाँ पर भी है ना, देखो कुलदीप की ये लाज रखी कि उनके खुद का बूथ आसपास के बूथ से जीत गए लोग, बिल्कुल, लेकिन वहाँ से नहीं जीते वो जी। यहाँ पर नारनौल से कैप्टन साहब के बूथ से भी बीजेपी कैंडिडेट आ रहा है, बिल्कुल, और रामकुमार गौतम के बूथ से भी। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इशारा किया था कि मोदी जी अच्छा नेता है, उनकी तरफ कर दीजिए। इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट किया था उन्होंने, एंटी उसे लॉ से बचने के लिए, क्योंकि उनकी सदस्यता ना जाए। बिल्कुल जेजेपी के से विधायक है। तो उसके बावजूद उनके बूथ से भी आ रहा है। एक्चुअली में नारनौल और उचाना में कह रहे थे कि वीरेंद्र सिंह जी भितरघात करेंगे। कोई कितनी भितरघात कर लो कि वहाँ ये जो एरिया है वो ग्रामीण एरिया है। यहाँ से तो ये भी सोच के चल रहे थे कि जो लीड मिलेगी वो हिसार और हांसी की लीड को बराबर करेगी जी। तो वहाँ से जो परिणाम है नॉर्मल सबको लग भी रहा था, होना भी यही था। हालांकि रामकुमार गौतम वहाँ पे प्रेजेंट विधायक हैं, उससे पहले कैप्टन साहब रह चुके हैं, तो क्या उन दोनों का मिलने के बाद में भी लीड नहीं तोड़ पाए वो? मतलब चलो ठीक है 5-10 हज़ार 20 हज़ार तक होती तो मान लेते, 45-47 हज़ार की लीड तो मतलब एक्सेस में लीड। वही बात है, रामकुमार गौतम अपने लिए वोट मांग सकता है, कैप्टन अभिमन्यु अपने लिए वोट मांग सकते हैं, वो किसी और के लिए वोट मांगे जनता बोले, जब आपको वोट मांगना हो तब बोलना ना। अच्छा एक बड़ा सवाल यहाँ पर भी निकल के आ रहा है कि इस तरीके का फैक्टर कैसे काम करता है? क्या मतलब किसी के कहने से कोई बंदा वोट कहीं एक जगह से दूसरी जगह कर सकता है? भैया आप ये बोल रहे कि भाई कुलदीप ने बोल दिया नहीं यार बीजेपी को वोट मत दो, उधर वोट कर दो, क्या
क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबल? आप इसको ना हर नेता के प्रभाव पे देखा जा सकता है। मैक्सिमम 50% तक वोट ट्रांसफर हो सकता है। 10 से कोई नेता प्रभाव का, मैं 10%, मान लो मेरे को 100 वोट मिल रहे हैं, तो मेरे कहने से 10 लोग ऐसे हैं कि वो बोल भी देंगे, 90 वोट तो मुझे ही मिलेंगे, वो 10 ऐसे भी होंगे जो मेरे कहने पे चल देंगे। सारे ऐसे नहीं है, हम मेरे को पसंद करता है, मैं उसको पसंद करूंगा, उसको थोड़ी पसंद करेंगे वो। तो सारे वोट ट्रांसफर कोई भी नहीं करा सकता, और ये पॉसिबल भी नहीं है। आप अपने दैनिक दिनचर्या में देख लीजिए, आपका जो दोस्त है, सर्कल है, उसमें से किसी से आपका झगड़ा हो जाए, आप अपने दोस्तों बोलोगे, उससे बात ना करोगे, होगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है वो तो। बात यही, वोटों की बात भी है नॉर्मली। चलो अब बात करते हैं रणजीत चौटाला की और कॉन्फ्रेंस की। और कॉन्फिडेंस कहीं ले तो नहीं डूबा उनको? बिल्कुल, मैंने ना इनके हर जनसभा में भाषण सुने, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी बात सुनी। मेरे को जो लग रहा था ना, रणजीत चौटाला जी 2024 के चुनाव को भी 2019 का चुनाव मानकर चल रहे थे, क्योंकि दोनों चुनाव में दिन रात का फर्क था। हमारे चर्चा की शुरुआत ही इस बात से हुई थी कि वो 2019 का चुनाव था बीजेपी को जिताने का चुनाव जी, और ये था टक्कर का, हराने का चुनाव जी। तो लेकिन वो मेरे को लगता है वो परख नहीं पाए जी कि ये वास्तव में चुनाव, उन्होंने लगा कि जैसे 2019 में जीत रहे थे वैसे इस बार जीत जाएंगे, मतलब मोदी लहर चल रही है, 400 पार का नारा भी इसी कोर कॉन्फिडेंस के कर दिया गया था। बिल्कुल। तो इसीलिए वो ज़्यादा इस बात को और तरीके से अगर लड़ते, कोई और रणनीति बनाते तो ज़्यादा लीड नहीं थी। अमित शाह जी पहुंचे थे यहाँ पर, तो एक वहाँ पे वाकया हुआ था कि जो कुलदीप बिश्नोई की जो चेयर थी ना, वो अमित शाह की चेयर से 6 चेयर छोड़कर रखी गई थी। तो कुलदीप जी इस बात से नाराज़ हो गए, तो उन्होंने स्टेज से नीचे उतरने लग गए। तो फिर उन्होंने किसी ने मनाया कि नहीं कोई बात नहीं, हम सेटल कर देते हैं। फिर वो चेयर उस जगह से उठाई गई कुलदीप जी की, और अमित शाह के साथ थोड़ी डिस्प्ले लगाया गया। तो इस चीज़ का भी एक बार मीडिया में थोड़ा सा उठा था, धुआं सा उठा था, तो चिंगारी तो खैर नहीं बन पाया। तो इसका भी कहीं ना कहीं लगता है कि लास्ट मोमेंट पे कुलदीप ने कहीं ना कहीं गड़बड़ तो शायद की है। देखो वो तो उनके अंदर की बात है, हम बैठ के ना उन पर आरोप तो नहीं लगा सकते। नहीं, आरोप नहीं लगा रहे, मतलब नहीं हो सकता है। देखो लोगों को भी तो लगेगा ना कि उनको सम्मान नहीं दे रहे हमारे नेता को। हाँ, बस इस सम्मान वाली बात मैं कर रहा हूँ कि क्या रणजीत चौटाला, जरूरत नहीं होती ऐसे में, तो क्या रणजीत चौटाला ने कुलदीप बिश्नोई को या कैप्टन अभिमन्यु को या कमल गुप्ता को या रणबीर गंगवा को कितनी तवज्जो दी है? क्या उनके कार्यक्रम प्रॉपर अटेंड किए हैं? ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई के वर्कर्स ने हांसी में, बवानी खेड़ा में, नारनौंद में, पता नहीं कितने हलकों में अपने प्रोग्राम, कुलदीप बिश्नोई का प्रोग्राम रखवाने के लिए कहा था, लेकिन उनको आदमपुर के अलावा कहीं प्रोग्राम ही नहीं कराया गया। तो वो मैं चाहूँ कि मैं प्रचार करूँ जी, तो कैसे करूँगा मैं बिना मर्जी के आप लोगों के? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये भी बातें सामने आ रही है कि कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि हम तो ऐसे जीत जाएंगे। अच्छा, उकलाना भी एक अपना हल्का बच गया, वहाँ पे से भी अच्छी खासी लीड जेपी निकले हैं। तो वहाँ पर भी आरोप से लग रहे हैं कि जो आशा खिदर है उनकी भी मुख्यमंत्री जी ने क्लास लगाई है कि जी आपने प्रॉपर वहाँ पे काम नहीं किया, वर्किंग नहीं की। कहीं कहीं नाम भी आ रहा है कि कुछ ना कुछ वहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ है। ऐसा क्या कुछ आपके पास खबर? आप ये देखो ना कि कमल गुप्ता, आशा खेदड़ और गौतम सरदाना, सावित्री जिंदल और जो इनके नाम मान लो, इन्होंने अपने हर बूथ से बीजेपी प्रत्याशी को जितवाया है जी, और बाकी हलकों से आ रहे हैं। मुझे मतलब देखने में आकलन ये भी किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं हाईकमान से बचने के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया हो। हाँ, लेकिन फिर भी ना ऐसा कुछ सुनने में नहीं है। बीजेपी एक अनुशासन वाली पार्टी रही है, यहाँ बात वही हो जाती है, इनके कहने से इनके बूथ तो जिता दिए इन्होंने, बाकी इनका प्रभाव नहीं हो पाया। तो कुमार मुकेश जी, एक लास्ट रिव्यू कि आखिर क्या रहा हार का कारण? मतलब 2 शब्दों में आप बता दो कि ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा। कई होते हैं फैक्टर, तो 2 शब्दों में बता दूंगा, लेकिन देखो ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि चुनाव को नहीं समझ पाए कि 2019 का है, 2024 का चुनाव है, वो 2019 के चुनाव की तरह लड़ा गया। कैंडिडेट के सिलेक्शन में भी ये पार्टी की तरफ से गलती हुई, क्योंकि देखो ये नहीं कहूँगा रणजीत चौटाला सही कैंडिडेट नहीं था, लेकिन यहाँ के लिए इतने ना तो चर्चा थी ना तैयारी थी इतनी खास, हालांकि वो हर वीक आते थे, तो इस चुनाव के हिसाब से सही सिलेक्शन नहीं था। और एक ये भी मैं मानूंगा कि सबसे पहले घोषणा करना भी कैंडिडेट की ये इनके फायदे के बजाय नुकसान हो गया, क्योंकि यहाँ हर किसानों का विरोध खूब हुआ। बिल्कुल, हाँ, खुद शुरू के प्रोग्राम में तो काफी विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस का कैंडिडेट जब मैदान में आया तब तक बीजेपी का कैंडिडेट अपना कॉन्फिडेंस खो चुका था जी, तो वो तरोताजा दिमाग से आया था। एक छवि की अगर हम बात करें
तो रणजीत चौटाला और जयप्रकाश जेपी दोनों में से किसको आप रैंक पे रखना चाहेंगे? नहीं देखो, हमारे हमारे लिए तो नेता हैं दोनों, हम तो पत्रकार हैं, हम तो क्या इनकी करें, लेकिन है ना छवि के हिसाब से जो लोगों के अंदर है, मैं तो क्या रखूँगा, लेकिन जो लोगों को सुनता हूँ उसकी बात कहूँगा कि छवि में रणजीत चौटाला के सामने जयप्रकाश कहीं नहीं है, क्योंकि उनका व्यवहार अलग है, उनका बोलचाल का ढंग अलग है और उनकी इमेज वैसे भी अलग है, काम करने का ढंग अलग है, जेपी का काम करने का ढंग अलग है। तो नंबर वाइज दिया जाए तो रणजीत को ऊपर मानूंगा छवि में। हालांकि ये बात तो हम बार बार कर ही रहे हैं कि यहाँ पर जो चुनाव था वो बीजेपी वर्सेस जनता का था, तो वहाँ पे जेपी का रोल और कांग्रेस का रोल तो आपने हटा ही दिया। तो बाकी की 10 सीटों की हम बात कर लेते हैं। 5 जगह तो बीजेपी फिर भी जीत गई, वहाँ पे ये फैक्टर काम नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये बताओ जहाँ से बीजेपी जीती है वहाँ से 2 लाख प्लस वोटों से जीत गई है। देखो करनाल कास्ट फैक्टर भी होता है, क्योंकि बीजेपी ने पंजाबी समुदाय को पहली बार सीएम की चेयर दी और वो 9 साल तक सीएम रहे। उसके बाद में उनको हटाया तो बैकवर्ड क्लास को दे दी। वहाँ एक पंजाबी बेल्ट भी है और वहाँ पिछली बार जो सांसद थे भाटिया जी, वो सबसे ज़्यादा वोटों से जीते थे। तो उस अंतर को कम करना भी, हालांकि ये देखा जाए तो जो लीड थी और आज की लीड है बड़ा अंतर है, बहुत डाउन गए हैं खट्टर साहब। अभय चौटाला जी ने इस्तीफा भी दिया था, हाँ, और उसके बावजूद भी ना जनता उनको स्वीकार नहीं कर पा रही है। सिर्फ 70,000 वोट मिले हैं उनको कुरुक्षेत्र में, हालांकि उन्होंने दिन रात मेहनत की। उसकी क्या वजह मानते हैं? मतलब पब्लिक को तो एक वो धूल में लट मारने वाली आदत सी नहीं हो गई कि जहां चल रहा है पब्लिक ये देखिए ना, मैंने कहा ना कि चुनाव कांग्रेस ने नहीं जीता है। ये लोगों को लगा कि कांग्रेस हरा सकती है बीजेपी को, जब उनको ये लगता है ना कि अभय हरा सकता है। एक सबसे बड़ी बात कि कुरुक्षेत्र में तो पंजाबी बेल्ट भी बहुत बड़ी है, जो सरदार जो किसान आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे, कुरुक्षेत्र का काफ़ी एरिया उस चीज़ के अंदर भी आता है। वहाँ से भी एक बीजेपी कैंडिडेट जीत गया, नवीन जिंदल। नहीं, नवीन जिंदल तो पुराना वहाँ उसका आधार, नवीन जिंदल का आधार है ना, कुरुक्षेत्र से पहले भी तो सांसद रह चुके हैं ना। उसको दोबारा से बुलाया गया। देखो कई चीज़ें होती है। देखो आज मैं खिलाफ हूँ, आप फेवर में हो, ये 5 आदमी खिलाफ है, 5 आदमी फेवर में है। अब ये देखेंगे तो खिलाफ वाले कितने ज़्यादा अगेंस्ट में हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि देखो मैं ये जो बोला ना मैंने आपको कि ये बीजेपी वर्सेस जनता का चुनाव था, यानी कि बीजेपी भी तो खड़ी थी ना जी, मुकाबला था। ऐसा नहीं कि खाली सारी खिलाफ जनता बीजेपी की तरफ भी थी। हाँ, तो लेकिन जो मेन जो पार्टी से नहीं जुड़े हुए ना लोग, जो न्यूट्रल आदमी है ना, वो खिलाफ थे जी। वो कांग्रेस का था, कांग्रेस के साथ थे, बीजेपी का बीजेपी के साथ था, जो किसी से नहीं जुड़ा वो खिलाफ हो गया। तो नवीन जिंदल का भी तो एक वोट बैंक है ना वहाँ, तो वो कांग्रेस में होंगे तभी भी उनको वोट मिलेंगे, बीजेपी में होंगे तभी तो सावित्री जिंदल यहाँ आई है। अशोक अरोड़ा जी का एक इंटरव्यू कर रहे थे अभी पीछे, हम कुरुक्षेत्र गए हुए थे, तो उन्होंने एक बड़ी बात बोली थी कि जब चुनाव हारे थे नवीन जिंदल, तो उन्होंने कहा था कि कुरुक्षेत्र ने मेरे को हरा दिया और मैं आज के बाद यहाँ पे आऊँगा नहीं, शकल नहीं दिखाऊंगा। और उन्होंने वो बात बड़ी शिद्दत से निभाई, 10 साल तक शकल नहीं दिखाई। अब जैसे बीजेपी ने इनको चुनाव लड़वाया तो ये अपना उठाकर अपना सिस्टम यहाँ पर दोबारा से फिर आ गए। तो अब क्या जनता दोबारा स्वीकार कर लेंगी उनका, या फिर दोबारा आएंगे, या फिर वो अब सांसद बन गए, या फिर अब गायब हो जाएंगे? ये तो ना उद्योगपति है नवीन जिंदल। तो हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह कितने आए थे यहाँ? बिल्कुल नहीं आए थे, पोस्टर भी लगे थे उनके। तो बीजेपी लापता के पोस्टर का तो पहली बार देखा था मैंने सांसद, वो फिर देखा ही नहीं। कल्चर, मेरे को लगता है कल्चर ही ऐसा होगा यहाँ जी। चलो कुमार मुकेश जी, 5 सीटें बीजेपी ने जीती है, 5 कांग्रेस ने जीती है। इनको विधानसभा में कैसे देख रहे हैं आप? विधानसभा में कौन मारेगा? सर यहाँ तो मोदी फैक्टर था, विधानसभा में मोदी फैक्टर तो नहीं है। मोदी का फैक्टर है तभी तो 240 सीटें जीती है। यहाँ तो मोदी फैक्टर नहीं, यहाँ तो खट्टर फैक्टर होगा। मोदी को सीएम बनाओ तो ये सिचुएशन आ सकती है। बिल्कुल, मतलब 51 सीटें उसके अंदर आकलन अभी देख रहा था, 46 पता नहीं कुछ सीटें जीती है कांग्रेस ने, ज़्यादा जीती है, बहुमत वाली सीटें हैं, जो भी है। तो वो ये सीटें तो हैं ही हैं। एक दूसरा इसमें से मोदी फैक्टर हटा दो तो बढ़ेगी ना कांग्रेस की। इसलिए बीजेपी के लिए संभलने की चीज़ें हैं, कुछ जो गलतियां हुई उनको स्वीकार करने की जरूरत है, वरना रिजल्ट इससे भी खराब होंगे विधानसभा चुनाव। चलो कुमार मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक ट्रिब्यून के वरिष्ठ पत्रकार कुमार मुकेश जी। इनके हिसाब से ओवर कॉन्फिडेंस रणजीत चौटाला को ले बैठा। ये जो चुनाव था ये जनता वर्सेस बीजेपी था। जनता ने बीजेपी को हिसार से नकार दिया। और कहीं ना कहीं बात करें फैक्टर की तो कुलदीप बिश्नोई और
कैप्टन अभिमन्यु की तरफ भी इशारा जा रहा है कि वहां से भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की संभावना रही होगी, तब ये नतीजे सामने निकल कर आए हैं। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहें, देखते रहें सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।